नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कुलभूषण मामले पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला आज। दोनों पक्षों को हाजिर रहने के निर्देश। 3 दिन पहले हुई थी सुनवाई। दस स्वदेशी परमाणु रिएक्टर बनाने का फैसला। मिलेगी 7000 मेगावाट बिजली। कंपनियों की कर चोरी रोकने के लिए बहुपक्षीय करार मंजूर। ईवीएम मसले पर संसदीय समिति ने चुनाव अधिकारी को किया तलब। मशीन की प्रामाणिकता पर होगी चर्चा। कानून मंत्रालय के अधिकारियों की भी होगी पेशी। श्रीनगर में जीएसटी परिषद की बैठक आज। विभिन्न उत्पादों पर टैक्स की दरें तय करने को लेकर होगी चर्चा। राज्य में वस्तु और सेवा कर लागू करने पर भी होगा विचार। और छत्तीसगढ़ में 21 नक्सलियों ने डाले हथियार। आत्मसमर्पण करने वालों में 3 पर इनाम। कई वारदातों को दिया था अंजाम। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में आज कुलभूषण जाधव मामले में फैसला आएगा। भारत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी और भारतीय नागरिक कुलभूषण को दी गई मौत की सजा रद्द करने की मांग की थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज कुलभूषण जाधव मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। आज दोपहर में अंतर्राष्ट्रीय अदालत बताएगी कि जाधव को मिली मौत की सजा रद्द होगी या बरकरार रहेगी। इस मसले पर बीते सोमवार नीदरलैंड के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सुनवाई हुई थी। इस दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों ने मामले में अपना पक्ष रखा। भारत ने 8 मई को फांसी की सजा को रोकने के लिए अपील की थी। याचिका में भारत ने पूर्व नौसैनिक अधिकारी से संपर्क नहीं करने देने और वियना संधि के उल्लंघन की बात कही। भारत की अपील पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सजा पर रोक लगा दी थी। साथ ही दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया था। आज आने वाले इस फैसले के लिए भी कोर्ट ने दोनों पक्षों को मौजूद रहने के लिए कहा है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल में मौत की सजा सुनाई थी। जाधव पर पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करने का आरोप लगाया गया था, जबकि भारत का कहना है कि कुलभूषण जाधव ईरान में अपना कारोबार कर रहे थे, जहां से उन्हें अगवा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में बिगड़ते हालातों के बीच रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने राज्य का दौरा किया। शोपियां में बुधवार को सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। वहीं पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है। नौशेरा के बाद बालाकोट इलाके में सीमा पार से गोलीबारी की गई। पाकिस्तान रेंजर्स ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा की अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की है। सेना के मुताबिक सीमा पार से सीमा चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई और मोर्टार दागे गए। पाकिस्तान डेलिबरेटली सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है और बहुत ही मुश्किलों से 2-4 और दुश्वारियां हमको यहाँ आ रही हैं। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से अलग अलग इलाकों में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। मंगलवार को फिर से नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी की गई थी। पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी का सीमाई इलाकों में रहने वाले 10,000 से ज्यादा लोगों पर असर पड़ा है। नियंत्रण रेखा के पास से करीब 1700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पाकिस्तान ने अचानक फायर शुरू किया था और हमारे सिविलियन इलाके को टारगेट किया है उसने। तो फॉर्चुनेटली इसमें कोई हमारा लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम अलर्ट हैं बिल्कुल। एम्बुलेंसेज, हमारी बीपी गाड़ियां और बसेस वगैरह लोगों को शिफ्ट करने के लिए रेडी रही। उधर आतंकियों की छिपे होने की खबर के बाद शोपियां और जैनापुरा इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों ने साझा तलाशी अभियान चलाया और कई घरों की तलाशी ली गई। हालांकि सर्च ऑपरेशन किसी आतंकी और उसके ठिकाने का पता नहीं चला। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की। They are using youth for and telling them to indulge in stone pelting, other things. Action in previous years has also been taken against them for indulging in such things, and after verification of the facts and investigating the things thoroughly, if required, action shall certainly be taken against them. भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र भी चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।
उन्होंने दोनों पड़ोसी मुल्कों को बातचीत और सहयोग के जरिए समस्या का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की फिर सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में भारी जल आधारित परमाणु बिजली के 10 संयंत्र लगाने का फैसला किया है। हर यूनिट की क्षमता 700 मेगावाट होगी। इसके अलावा सरकार ने नई कोयला आपूर्ति नीति और स्वदेशी टीके बनाने के मिशन को मंजूरी दी है। देश में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10 हैवी वाटर रिएक्टर बनाने को मंजूरी दी है। इससे 7000 मेगावाट बिजली मिलेगी। साथ ही स्वदेशी परमाणु उद्योग को 70,000 करोड़ के ऑर्डर मिलेंगे और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 70,000 करोड़ रुपीस, जिससे भारत की खुद की क्षमता परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में और बढ़ेगी और लगभग 33,400 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर इससे निर्माण होंगे। 33,400 जॉब्स। मंत्रिमंडल की बैठक में बिजली घरों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई कोयला आपूर्ति नीति शक्ति को भी मंजूरी दी गई। बैठक में काले धन को रोकने के लिए कर संधि में संशोधन को मंजूरी दी गई। इस बीपीएस एक्शन 15 रिपोर्ट, जिसमें लिखा गया था डेवलपिंग अ मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट टू मॉडिफाई ऑल दीज बायलैटरल टैक्स ट्रीटीज, ये कंक्लूड हुआ है और भारत भी उसमें उसके समक्ष अपने मंजूरी दे रहा है। वी आर साइनिंग दिस मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के पुनर्गठन योजना और असम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा मातृत्व लाभ कार्यक्रम को देश के सभी जिलों में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार ने स्वदेशी और सस्ते टीके बनाने के लिए बायोफार्मा मिशन को मंजूरी दी है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। संसदीय समिति ने ईवीएम की प्रामाणिकता पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाने का फैसला किया है। कई विपक्षी दलों की ओर से बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग के बाद समिति ने यह फैसला लिया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति चुनाव सुधारों के मुद्दे पर 19 मई को बैठक बुला सकती है। समिति ने एक उपचुनाव आयुक्त समेत आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया है और कानून मंत्रालय के विधायी विभाग के एक प्रधान सचिव और सचिव भी इसके समक्ष पेश हो सकते हैं और ईवीएम और उसकी प्रामाणिकता के बारे में सदस्यों को जानकारी दे सकते हैं। पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने 55 राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक करके इस मुद्दे पर चर्चा की थी। साथ ही आयोग ने भरोसा दिलाया था कि आगामी सभी चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में लूट और हत्या की कई वारदातें हुई हैं। लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के लिए विपक्ष सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस बीच प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि हालात सुधर रहे हैं। यूपी में हत्या और लूट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को राजधानी लखनऊ में कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी अनुराग तिवारी का शव सड़क के किनारे पड़ा मिला। हालांकि प्राथमिक जांच में उनकी मौत को मानसिक तनाव में ब्रेन हेमरेज मामला बताया जा रहा है। बुधवार को ही अमरोहा जिले के गजरौला में बीएसपी नेता और नगर पंचायत का चुनाव लड़ चुके कैलाश ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इधर मथुरा में 2 व्यापारियों की हत्या और लूट से नाराज व्यापारियों ने बुधवार को बाजार बंद कर विरोध जताया। ये आंदोलन अभी तो बहुत छोटा है, इससे भी बड़ा आंदोलन व्यापार मंडल करना जानता है। मथुरा के साथ साथ प्रदेश भय मुक्ति चाहिए। पब्लिक का, व्यापारियों का प्रदेश के अंदर पुलिस से विश्वास उठ चुका है। इस बीच यूपी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा और डीजीपी सुलखान सिंह मथुरा पहुंचे। स्थानीय विधायक श्रीकांत शर्मा ने पीड़ित व्यापारियों के परिवार से मुलाकात कर घटना के जल्द खुलासे का भरोसा दिलाया। और इस तरह की आगे घटनाएं ना हो, पूरा उत्तर प्रदेश खासतौर से ब्रज क्राइम फ्री हो, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा का भाव लोगों में पैदा हो, उसके लिए जितने भी प्रभावी कदम हमको उठाने हम उठाएंगे। विपक्ष ने बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था सुधारने में नाकाम रही है। सहारनपुर की घटना, मुजफ्फरनगर घटना, मेरठ की घटना और जिस तरह से मथुरा की सराफा बाजार में 2 व्यापारियों को जिस ढंग से मारा गया, आगरा की घटना, पूर्वांचल के कई जिलों में खुद गोरखपुर के एक बड़े व्यापारी को मारा गया। कानून व्यवस्था के हालात उत्तर प्रदेश में सुधरे नहीं हैं।
बल्कि मैं ये कहूँगा पहले से ज्यादा खराब हुआ। यूपी में पिछले कुछ दिनों में लूट और हत्या की कई वारदातें हुई हैं। हाथरस, आगरा, मथुरा, गोरखपुर और वाराणसी में कई व्यापारियों के यहां लूट और हत्या के बाद प्रदेश सरकार की क्षमता पर कई सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए आईजी, डीआईजी, एडीजी, एसपी और एसएसपी लेवल के 67 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। पिछले 60 दिनों में प्रशासनिक स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये 7वां बड़ा फेरबदल किया है। योगी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से अब तक लगभग 200 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव में भारी जीत दर्ज की है। पार्टी ने 7 में से 4 निकायों पर कब्जा कर लिया है। इनमें दोमकल, रायगंज, पुजाली शामिल हैं। साथ ही पहली बार दार्जिलिंग इलाके के मिरिक में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा यानी जीजेएम को मात दे दी। वहीं जीजेएम ने दार्जिलिंग, कुर्सियांग और कलिम्पोंग में जीत दर्ज की है। टीएमसी ने पुजाली, मिरिक, रायगंज और दोमकल में जीत दर्ज की। चुनाव में वाम दलों और सीपीएम के साथ बीजेपी को भी निराशा हाथ लगी। नक्सलियों के खिलाफ बीजापुर में ताजा अभियान में कामयाबी के बाद सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बस्तर रेंज में 21 नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है। दरभा डिवीजन के कांगेर वैली से 14 और कटे कल्याण एरिया कमेटी से 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 3 इनामी नक्सली शामिल हैं। समर्पण करने वालों में नक्सलियों के प्लाटून मेंबर और एक महिला भी शामिल हैं। इनमें से 3 लोग ओडिशा के मिथली के रहने वाले थे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड सरकार के किराएदारी कानून के खिलाफ आदिवासियों के आंदोलन का समर्थन किया है। बुधवार को रांची में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार कॉरपोरेट घराने के लिए जनजातीय लोगों के हितों की अनदेखी कर रही है। बुधवार को रांची पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने CNT-SPT एक्ट में संशोधन का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के छोटा नागपुर किराएदारी कानून और संथल परगना किराएदारी कानून में संशोधन राज्य के हित में नहीं है। जो खेती की जमीन है उसको गैर कृषि भूमि में और व्यावसायिक भूमि में आप परिणत कर देंगे तो ये जो कानून बना हुआ है छोटा नागपुर एक्ट और संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट, उसका तो उनको कवच नहीं मिलेगा, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य है। इधर बीजेपी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार CNT-SPT एक्ट में संशोधन के मुद्दे पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक स्थानीय लोगों की जमीन सिर्फ स्कूल और अस्पताल जैसी विकास परियोजनाओं के लिए ली जाएगी। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि नीतीश कुमार के घर में खुद आग लगी है और वो झारखंड में रोटी सेकने आ गए। कि जब झारखंड के उम्मीदवार बिहार जाते हैं नौकरियों के लिए, 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों के लिए, तो उनके आवेदन को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि वो बिहार के मूल निवासी नहीं है, जबकि झारखंड में ऐसी स्थिति नहीं है। दरअसल झारखंड का जनजातीय समुदाय पिछले कई दिन से राज्य के भूमि कानूनों में संशोधन के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। लोगों का कहना है कि इससे आदिवासियों का जमीन पर अधिकार खत्म हो जाएगा। TSC में गलत संशोधन वो सबको ये सब वापस करना है और जो इन दोनों कानून उल्टे सीधे हुआ है इसको ठीक करना है जाकि आदिवासियों को जमीन बचा सके। CNT-SPT एक्ट के जरिए सरकार ने कृषि जमीन के गैर कृषि इस्तेमाल का प्रावधान किया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इससे संबंधित अध्यादेश हाल ही में राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा था। राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश पर केंद्र सरकार से राय मांगी है। विरोधियों का कहना है कि इन संशोधनों से सिर्फ बिजनेस लॉबीज और कॉर्पोरेट्स को फायदा होगा। वहीं सरकार कहती है कि इन संशोधनों से झारखंड में विकास की गति तेज होगी। एक ओर जहां आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर इन संशोधनों के खिलाफ पूरे झारखंड में विरोध तेज होता जा रहा है। रांची से कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लालू प्रसाद यादव के परिवार पर आयकर विभाग के छापे के खिलाफ आरजेडी ने बुधवार को पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। सैकड़ों आरजेडी कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस पहुंचे और बीजेपी नेता सुशील मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी कहासुनी हुई। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस पर पथराव किया। इसमें कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए और कई गाड़ियों के शीशे टूट गए।
आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने प्रदर्शन पर अफसोस जताया और प्रदर्शन को लेकर पार्टी आला कमान को जानकारी नहीं थी। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर बेनामी जमीन के लेन देन का आरोप लगाया था। लालू यादव उनके बेटों के इशारों पे उनके जो असामाजिक तत्वों के माध्यम से भाजपा कार्यालय पे हमला कराकर उन्होंने अपनी कायरता सिद्ध की है। बीते दिनों में श्री सुशील मोदी जी ने जिस प्रकार के अनर्गल अनाप शनाप बयान दिए, अशोभनीय बातें की, उससे खास करके हमारे एक यूनिट में बल्कि पूरे बिहार में एक खास किस्म का आक्रोश है। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार से पूछताछ की। ये कार्रवाई 400 करोड़ रुपए के टैंकर घोटाले के सिलसिले में हुई। विभव को पिछले हफ्ते तलब किया गया था। कुमार को कुछ फाइलें लाने को कहा गया था। अधिकारियों ने इनकी जांच भी की। इस मामले में पिछले हफ्ते कपिल मिश्रा का बयान दर्ज हुआ था। हटाए जाने से पहले कपिल मिश्रा के पास दिल्ली जल बोर्ड का प्रभार भी था। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। आज जीएसटी परिषद की अहम बैठक होनी है। श्रीनगर में होने वाली इस बैठक में जीएसटी परिषद हर वस्तु और हर सेवा के लिए कर की दर तय करेगी। इसमें नमक से लेकर महंगे रेस्टोरेंट तक में खाने पर लगने वाला शुल्क शामिल है। फोन कॉल से लेकर हवाई उड़ान तक की टैक्स दरों पर चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अरुण जेटली के अलावा वित्त मंत्रालय के अधिकारी और 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। कश्मीर घाटी में हाल के प्रदर्शनों को देखते हुए इस बैठक के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3 तलाक पर सुप्रीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछा है कि क्या निकाहनामा में महिला को 3 तलाक से इनकार का विकल्प दिया जा सकता है। वहीं सरकार ने एक बार फिर कहा है कि 3 तलाक महिला अधिकार का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मुद्दे पर बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कहा कि क्या 3 तलाक मंजूर नहीं करने का अधिकार महिलाओं को मिल सकता है और उसे निकाहनामा में भी शामिल किया जा सकता है। बोर्ड ने कोर्ट को 14 अप्रैल 2017 को पास किए गए फैसले के बारे में बताया। इसमें 3 तलाक देने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही गई है। मेरी राय और मुस्लिम कम्युनिटी की राय ये है कि ये चूंकि अन इस्लामिक है तो कोर्ट इसमें हस्तक्षेप न करे। सरकार का कहना था कि 3 तलाक का मामला संवैधानिक अधिकार के तहत ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है। इसीलिए इस मामले में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला नहीं दिया जा सकता। कि हर चीज जो है, हर प्रैक्टिस जो है वो सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स है। और दूसरा, अगर वो कोई रिलीजन का भी पार्ट है तो सिर्फ वो पार्ट प्रोटेक्टेड है जो इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है। और क्योंकि सब कोई मान के चल रहे हैं बहस में कि तलाक़े बिद्दत ऑप्शनल है, इसलिए उसके ऊपर कोई भी लेजिटिमेसी इसेंशियल प्रैक्टिसेस की नहीं हो सकती। 3 तलाक को लेकर संविधान पीठ के समक्ष 11 मई से सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि वो 3 तलाक को कानून और मूल अधिकार की नजर से देखेगा। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। आयकर विभाग ने कथित कर चोरी की शिकायत के बाद काली सुवरी रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड के देश भर में 54 ठिकानों पर कल छापेमारी की। ये छापेमारी तमिलनाडु समेत 4 राज्यों में की गई। जिन जगहों पर छापेमारी की गई उनमें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अलावा कर्नाटक में बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और महाराष्ट्र में मुंबई शामिल हैं। छापेमारी में आयकर विभाग के सैकड़ों अधिकारी शामिल रहे। आयकर अधिकारी कंपनी के पिछले 2 से 3 साल की बैलेंस शीट के साथ ही आमदनी और खर्चे की जांच कर रहे हैं। छापे के दौरान कंपनी के परिसर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को तैनात किया गया था। समाज के वंचित और जरूरतमंद तबके को जरूरी कानूनी सहायता पहुंचाने के मकसद से दिल्ली में न्याय संयोग नाम की संस्था की शुरुआत की गई है। इसमें लोग अपने अधिकार और कानूनी मामलों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर पाएंगे। जेल में बंद कैदियों से लेकर समाज के हर तबके के लिए न्याय और जरूरतमंद को हर जरूरी कानूनी सहायता नजदीकी कोर्ट में ही मुहैया की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने न्याय संयोग संस्थान की शुरुआत के मौके पर ये बात कही कि ये कनेक्ट करता है, सबसे जोड़ सकता है। उस तरह हमने हर एक स्टेट में, हर एक सालसा में ये लीगल असिस्टेंस एस्टेब्लिशमेंट आएगा। हर एक स्टेट में उसका अलग नाम हो सकता है, वो चयन करेंगे। मगर
बेसिक कंसेप्ट जो है ये हमारा असिस्टेंस देना है। इस योजना के तहत सभी जरूरतमंदों की सहायता के लिए स्थापित संस्थान में पैरा लीगल स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जाएगी, जो लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही ये संस्थान उनके कोर्ट में लंबित मामले की स्थिति के बारे में भी बताएगी। वहाँ 2 पैनल लेयर बैठेंगे, एक पारा लीगल वॉलंटियर बैठेगा, वह उनसे बात करेगा, उनका क्या कैसे किसका कंज्यूमर डिस्प्यूट हो सकता है, किसका क्रिमिनल केस हो सकता है, किसका सिविल केस हो सकता है, किसका रेवेन्यू जो प्रमाण पत्र होता है वो समस्या हो सकता है। हर एक जगह हर एक आदमी का एक अलग अलग सोच हो सकता है, अलग अलग समस्या हो सकता है। उससे बात करके तुरंत न्याय का सहायता दिया जाएगा। इसे 2 कैटेगरी मैंने बोला, एक बेनिफिशियरीज एंड सेकेंड इज सीकर्स। इसके तहत हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी दी जाएगी, जिसके माध्यम से कानूनी जानकारी हासिल की जाएगी। अभी ये संस्था दिल्ली में काम करेगी, लेकिन आने वाले समय में इसे पूरे देश में शुरू करने की योजना है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। हरियाणा में छात्राओं को बड़ी जीत मिली है। 8 दिन के अनशन के बाद सरकार ने बुधवार को रेवाड़ी में एक स्कूल का दर्जा बढ़ा दिया। स्कूल में प्रिंसिपल की नियुक्ति हो गई है और आज से दाखिला भी शुरू हो जाएगा। रेवाड़ी में 10 मई से भूख हड़ताल पर बैठी इन लड़कियों के आगे हरियाणा सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने स्कूल का दर्जा बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी। ये सूचना देने के लिए खुद उपायुक्त धरना स्थल पर पहुंचे। को अपग्रेड कर दिया है। ये लेटर, ये नोटिफिकेशन मैं लेके आया हूँ और ये लेटर में देना चाहूँगा। स्कूल जो है सरकार ने अपग्रेड कर दिया है। स्कूल की बिल्डिंग का भी अपग्रेड होगा और आगे जैसी जो भी डिमांड होगी लेटर की, जब स्कूल अपग्रेड हुआ है तो टीचर्स तो आएंगे ही। घोषणा के बाद छात्राओं ने अनशन खत्म कर दिया। सरकार ने 15 मई को ही इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन छात्राएं लिखित आदेश पर अड़ी थी। गोठड़ा का जो विद्यालय है उसका दर्जा हमने बढ़ा दिया है और डीओ और हमारा जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने एक प्रिंसिपल वहां डिप्यूट कर दिया है। रेवाड़ी के गांव गोठड़ा टप्पा डहीना के स्कूल की 85 से ज्यादा छात्राएं भूख हड़ताल पर बैठी थीं। इसमें से 13 आमरण अनशन पर थीं। छात्राएं 12वीं तक स्कूल ना होने से नाराज थीं। इन्हें 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। उनका आरोप है कि रास्ते में अक्सर छेड़खानी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। काजीरंगा नेशनल पार्क में तेज गति से वाहन चलाने वालों को 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। ये रकम चालान से अलग होगी। एनजीटी ने बुधवार को यह आदेश दिया है। पार्क के निदेशक ने बेंच को बताया कि ऑटोमेटिक बैरियर लगाने के बावजूद जनवरी से 4 पशुओं की मौत हो गई है। एनजीटी ने यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। यहां अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर है। और अब बात मौसम की। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बुधवार को आंधी तूफान से 7 लोगों की मौत हो गई। कई राज्यों में बारिश से पारा गिरा है। हालांकि ओडिशा अभी भीषण गर्मी की चपेट में है। उत्तर भारत में बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर आई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आंधी और तूफान की वजह से 7 लोगों को जान गंवानी पड़ी, जबकि बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए। तेज हवाओं की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हुई। दिल्ली में बुधवार को बादल छाए रहने की वजह से तापमान में गिरावट आई। राजस्थान के कई इलाकों में भी बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। यहाँ भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार के कई इलाकों में भी हल्की बारिश से तपिश कम हुई है। वहीं ओडिशा में भीषण गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे। इधर महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर बढ़िया बारिश हुई है, काफ़ी दिनों बाद हुई, भारी गर्मी के बाद हुई, अच्छा लग रहा है। अब मैं तो आपको दिख रहा हूँ, भीग भी रहा हूँ, बारिश का मजा ले रहा हूँ। और हमारी सेब के लिए बढ़िया सीजन है, ताकि हमारे को अच्छा मौका मिलेगा। और मैं जहाँ तक बोलूँगा वैसे बढ़िया हुई है शिमला में बारिश। तप रहा है उड़ीसा पूरा, अभी तो 45 डिग्री हो गया है। अभी जो फोरकास्ट किए बोलते 3-4 दिन में और ज़्यादा बढ़ेगा। अब इसमें जो डिहाइड्रेशन और ये जो बीमारी वगैरह बहुत हो रहा है।
मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आंधी तूफान की आशंका है। महाराष्ट्र और गोवा में मौसम खुश्क बना रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान के जलालाबाद में बुधवार को राष्ट्रीय चैनल के दफ्तर पर हमला हुआ। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 घायल हो गए। मरने वालों में चैनल के 4 कर्मचारी और 2 पुलिस अधिकारी हैं। 18 लोग घायल भी हुए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इमारत में 4 हमलावर घुसे। सुरक्षा बलों ने 4 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद सबको मार गिराया। ये इमारत गवर्नर हाउस के पास है। जलालाबाद नरसनहार नंगरहार प्रांत में है। यहाँ IS के साथ तालिबान भी सक्रिय है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने आशंका जताई है कि मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम की वजह से उत्तर कोरिया के साथ संघर्ष की आशंका लगातार बनी हुई है। बुधवार को राष्ट्रपति मून ने कहा कि उत्तर कोरिया अपने मिसाइल कार्यक्रम की रफ्तार बढ़ा रहा है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वो उत्तर कोरिया को उकसाए नहीं बल्कि समझा रहा है। इससे पहले सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरिया के मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक में दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया पर क्षेत्रीय स्थिरता बिगाड़ने का आरोप लगाया। It's interesting, those that are saying that we should stop intimidating North Korea. What about North Korea intimidating us? You know, these tests coming from them, they're intimidating the entire international community. Pyongyang must realize that, paradoxically, what they want to achieve by developing nuclear weapons can only be achieved by choosing the path towards denuclearization. In order to make North Korea stop further provocations and come back to a genuine dialogue for denuclearization. और अब आखिर में हेडलाइंस। कुलभूषण मामले पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला आज। दोनों पक्षों को हाजिर रहने के निर्देश। 3 दिन पहले हुई थी सुनवाई। दस स्वदेशी परमाणु रिएक्टर बनाने का फैसला। मिलेगी 7000 मेगावाट बिजली। कंपनियों की कर चोरी रोकने के लिए बहुपक्षीय करार मंजूर। ईवीएम मसले पर संसदीय समिति ने चुनाव अधिकारी को किया तलब। मशीन की प्रामाणिकता पर होगी चर्चा। कानून मंत्रालय के अधिकारियों की भी होगी पेशी। श्रीनगर में जीएसटी परिषद की बैठक आज। विभिन्न उत्पादों पर टैक्स की दरें तय करने को लेकर होगी चर्चा। राज्य में वस्तु और सेवा कर लागू करने पर भी होगा विचार। छत्तीसगढ़ में 21 नक्सलियों ने डाले हथियार। आत्मसमर्पण करने वालों में 3 पर इनाम। कई वारदातों को दिया अंजाम। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।